प्रकार से टोकन मिलता है और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, और वृंदावन में आते समय हमें किस लोगों से बचना है। तो रिमेम्बर दैट, यही कहूँगा, आपको फ्रॉड और स्कैम करने वाले लोगों से बचना चाहिए। किसी कारणवश से स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने की वजह से गुरुजी आज रात्रि तक नहीं आ पाए और हम पूरा रात्रि भर जागते रहे। इवन ये कहें समथिंग 5:30 बजे तक हम गुरुजी का इंतजार करते रहे हैं। इस सन 2024 का है, यानी प्रीवियस ईयर्स का है, जो कि इस तरीके का टोकन मिल जाता है। इसमें कोई भी डेट या कुछ भी नहीं रहता, सिंपल इस तरीके का टोकन रहता है। माहौल था, मैं कहूँगा एकदम दिव्य माहौल था, सारे भक्तजन वहाँ बैठे थे। वो लुक लाइक हेवन, इट लुक्स लाइक एन हेवन। सो राधे राधे श्री हरिवंश। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, और इम्पोर्टेंट क्यों होने वाली है और हम क्या चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं, आप थंबनेल देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नाउ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीर्तन टोकन को लेकर, सत्संग टोकन को लेकर और एकांतिक टोकन पर बातचीत करने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त वृंदावन में आता है और पूजनीय प्रेमानंद जी के दर्शन करना चाहता है, तो वो टोकन कैसे प्राप्त कर सकता है, उसको क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना रहता है और कितने दिन का समय लेकर वो इस वृंदावन में आए, तो सारी चीज़ों को नाउ एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन से मिलाते हैं जिन्होंने टोकन की प्राप्त की है। तो टोकन कैसे क्या मिला है, सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका शुभ नेम क्या है? जी राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम जमकदीप कोइराला है, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ, अभी 22 साल का हूँ और मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ बैचलर्स ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर। और मेरे स्नातक का और बैचलर्स जो ख़त्म होने में अभी 3-4 ही महीने बाकी है, और मैं वही पढ़ाई कर रहा हूँ। और यहाँ वृंदावन की जो ममता है, जो माया है, वो मुझे खींचकर यहाँ लेकर आई है। प्रेम मोह खींच के ले आए, मोह तो नहीं कहूँगा, प्रेम यहाँ खींच के ले आ रहा है। और केवल 5-6 दिन का ही छुट्टी था मेरा कॉलेज का, वो छुट्टी में मैं समय निकाल के जब दौड़ आ गया हूँ वृंदावन। अच्छा, बहुत बढ़िया, आपको ये सौभाग्य मिला, क्योंकि बहुत से लोगों को ये शुभ अवसर हर किसी को नहीं मिल पाता। सबसे पहले ना मेरा एक सवाल है आपसे कि आपको यहाँ की जो वृंदावन की प्रेरणा किसके द्वारा मिली और कैसे मिली, और कैसे आपको आने का सौभाग्य मिला? तो मैं पहले से ही एकदम ये भगवान प्रति, भक्ति प्रति समर्पित व्यक्ति हूँ। मुझे भजन कीर्तन ये सब में पहले से इंटरेस्ट है। और मेरे जो फैमिली है, वो फैमिली में हम सब एकदम ये सनातन धर्मी लोग ये सभी। और वो मेरे पापा, वो मेरे पापा को बुआ बोलता हूँ, मेरे पापा, मेरे मम्मी और मेरे बहनें, वो सभी भक्ति में एकदम ही संलग्न है। और मैं उन्हीं से भी बचपन से इंस्पायर हुआ हूँ। और मैं जब बड़ा हो रहा था तब भी मैं ये भक्ति के चीज़ में बहुत इन्वॉल्व था। अभी भी मैं हर रोज़ फेसबुक में, यूट्यूब पे ये सत्संग की बातें देखता रहता हूँ, और वो उसकी वजह से ही मुझे इंस्पिरेशन मिला इधर आने। तो देखो, अभी जो आप वहाँ से ये सारी चीज़ें आप लेके चले, बचपन से लेकर पूजनीय प्रेमानंद जी को देखते आ रहे हो और भक्ति से कहीं ना कहीं आपका एक जुड़ाव हो पाया है। तो आप जब आप वृंदावन के लिए आए तो आप किन किन चीज़ों को सामना कर रहे और किन चीज़ों को फेस किए आप? तो मैं मेरा पूरा जर्नी बताना चाहता हूँ कैसे मैं आया। तो मैंने नेपाल से वृंदावन आने तक मैंने 8 बसें चेंज किए। 8 बसें? जी। मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि मैं इधर से इधर जाऊंगा, और ऐसे मुझे कुछ रूट भी नहीं मालूम था। मैंने सिर्फ एक बैग पकड़ा, फिर मैं निकल पड़ा नेपाल से। और उधर से मैं गूगल मैप और वही को आदमी को पूछता इधर से उधर करके इधर तक आया हूँ। और मैं पहले तो लखनऊ तक जैसे तैसे करके आ पहुंचा, फिर लखनऊ से बस पकड़ के मैं मथुरा आ गया, और मथुरा से इधर। और मथुरा में आने के बाद ही मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली इधर की। वो तब तक मुझे कुछ भी मालूम नहीं था किधर घूमना है, किधर से शुरू करना है, वृंदावन में किस किस जगह जाने हैं, और हमारे पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी को कैसे दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, वो मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। तो मैंने पहले तो क्या किया, मथुरा आने के लिए आज मैं सुबह पहुंचा, फिर मुझे फ्रेश होना था, पर वो चेकिंग टाइम नहीं था। तो एक होटल वाले भैया ने बहुत ही मुझसे अच्छी बातचीत की, और उन्होंने
मुझे वहाँ चेक इन ना करते हुए सिर्फ नहाने और फ्रेश होने के लिए मौका दिया। तो मैं उधर नहाया, फ्रेश हुआ। फिर वहाँ से निकलते ही मुझे एक अंकल मेरे स्कूटर में वो आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे सब बता दिया। तो कहाँ से शुरू करना है, कहाँ जाकर ठहरना है, उन्होंने मुझे बोला पहले आप मथुरा जन्मभूमि में मंदिर में जाके दर्शन कीजिए, फिर उसके बाद द्वारकाधीश जाइए, फिर अगर आपके पास समय है तो गोवर्धन जाइए, उधर बहुत समय लगता है। और उन्होंने मुझे लिफ्ट भी दिया वो जन्मभूमि मंदिर तक। फिर उन्होंने वो ये भी बोला कि आज के रात जाकर आप वृंदावन में ठहरिए, फिर वृंदावन में इस जगह पे आप विजिट कर सकते हैं, और प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम कहाँ है और उधर उनके दर्शन के लिए सिस्टम क्या है। उन्होंने बता दिया कि टोकन का सिस्टम रहता है, आपका नाम लिखाना होता है। उन्होंने डिटेल में कुछ नहीं बताया, बस जनरल एक फॉर्मेट जैसे उन्होंने मुझे बताया, इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दे दिया। तो उनकी इन्फॉर्मेशन की वजह से मैं वहाँ द्वारकाधीश और जन्मभूमि मंदिर दर्शन करके इधर आ गया। फिर इधर आके फिर मुझे रूट अपने आप निकालना था। फिर मैं इधर उधर भड़का, थोड़ी देर भड़का, होटल की खोज में थे। फिर आप मुझे मिल गए, फिर आपकी वजह से इस होटल में मैं आकर ठहर गया। कोई बात ना। आपने जो अपनी जर्नी एक्सप्लोर की, इस बात में मुझे एक चीज़ कॉमन लगी। देखो, एक व्यक्ति को कुछ मालूम नहीं है, सबसे पहली बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हुई है कि आप कभी भी आते हो तो ऐसा आपके साथ में कभी वो चीज़ घटना नहीं घटी रहती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कॉमन लगी है कि आप वहाँ से आए हो, लेकिन आपको कुछ भी चीज़ मालूम नहीं। जैसे आप मथुरा में एंटर करते हैं तो आपको एक सज्जन मिलते हैं, वो आपको निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं और आपकी हेल्प करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। आज के टाइम में कोई एक सिंगल पर्सन नहीं मिलता जो कि आपकी निस्वार्थ भाव से हेल्प करे। तो मैं तो यही कहूँगा, साक्षात मुरली वाले किसी न किसी रूप में आके आपको हाथ पकड़ के आपको उस धाम तक ले गए, यानी कि कहाँ ले गए, जहाँ उनकी जन्मभूमि, वहाँ तक उनको ले गए और फिर आगे का मार्गदर्शन आपको दिया। जी, मैं भी कर्म योग जो कहते हैं उसमें बहुत विश्वास करता हूँ। यदि कोई कर्म करते वक्त यदि आपका मन शुद्ध है और सही भगवान पे समर्पित होकर कर रहे हो तो हमेशा अच्छा ही होता है। तो मैं इस बात को बहुत ही मानता हूँ। और मेरे इधर आने का उद्देश्य भी एकदम भगवान प्राप्ति के लिए, दर्शन के लिए था। तो मैं सही रास्ते में जब चल रहा था तो मुझे बहुत हर एक रास्ते में मुझे सज्जन व्यक्ति मिले और उनसे मुझे बहुत मदद भी मिली। मदद मिलनी चाहिए। जब व्यक्ति का इंटेंशन क्लियर रहता है, उसके अंदर और बाहर में सिर्फ एक ही भावना रहती है, दूसरों के लिए उपकार और सेवा करना। चलो बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए, जब आप यहाँ पर स्टे की, उसके बाद में आप जो सत्संग टोकन कैसे क्या प्राप्त हुआ, आप मुझे बता सकते हैं? टोकन किस तरीके से मिला है? तो जब मैं पहली बार टोकन है आपके पास में? जी रख लीजिए, मैं बता, आप मुझे में रख लीजिए। तो मुझे ये बताइए, आपको जो टोकन की प्राप्ति हुई तो कैसे क्या मिला, और टोकन आखिर दिखता कैसे? सबसे पहले हमारे सभी श्रद्धालुओं को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम आपको टोकन दिखाते हैं कि टोकन किस तरीके का होता है, बता दीजिए। जी, टोकन कुछ इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं। और ये टोकन सत्संग के लिए, कीर्तन के लिए और एकांत वार्तालाप के लिए डिफरेंट कलर में आते हैं। तो ये जो मेरा पिंक कलर का टोकन है, ये कीर्तन के लिए है। तो महाराज के आगे बैठकर उनके साथ साथ कीर्तन भजन करने के लिए टोकन है। जैसे कि आप सुबह के टाइम आप देखोगे उनके जो चैनल है भजन मार्ग पे जो सत्संग चलता है, आप गुरु जी के जस्ट सामने बैठ के आप सत्संग कर सकते हो, राधा नाम जप कर सकते हो। और एकांतिक टोकन का अलग रहता है। लेकिन इसके बीच में अगर आपने जो टोकन प्राप्ति की है सत्संग की, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। आप कब गए थे, कितना समय लगा और कितनी भीड़ थी वहाँ पे, और कितने बजे तक आपके टोकन प्राप्त हो चुका? तो पहले तो मुझे वही मथुरा के एक अंकल ने बोल दिया था कि नाम लिखाना होता है फिर टोकन मिलता है। तो मुझे मेरे पास उतना ही इन्फॉर्मेशन था। तो मैं वहाँ से जब ये वृंदावन आ पहुँचा तो लगभग दोपहर के 11-12 बजे मैं वहाँ चला गया। केली कुंज था जहाँ महाराज जी रहते थे, उधर ढूंढते ढूंढते चला गया। फिर वहाँ के जाके मालूम हुआ कि टोकन वैसे ही नाम लिखने से वैसे नहीं मिलता है, उसका एक सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है। तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि अगर आपको सत्संग के लिए जाना है, टोकन चाहिए, तो दोपहर के 12 बजे से रात के 1-2 बजे तक उतना बड़ा लाइन में रहना पड़ता है टोकन लेने के लिए। और वो भी अगर आपका सौभाग्य है तभी मिलेगा,
क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्रेज है महाराज जी की और क्राउड बहुत ज्यादा रहता है। लिमिटेड स्टॉक में रहता limited है। stock में और रहता क्योंकि आप भी जानते हैं जहाँ पर गुरुजी सत्संग कीर्तन करते हैं तो वहाँ पर इतना स्पेस नहीं है, लिमिटेड लोगों के लिए, समथिंग 50 से 60 लोगों के लिए रहता है जी। और जो ये एकांत वार्तालाप और कीर्तन के लिए टोकन जी। होता है उसका तो इससे भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है सिस्टम। मेन बात ये है कि वो ले लो टोकन ले लो, ऐसे टोकन नहीं देते। हाँ, बिल्कुल। टोकन देने का उनका मेन रीजन और उद्देश्य क्या है कि अगर आपके पास कोई अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कोई प्रश्न, तो वो प्रश्न को महाराज जी सॉल्व करते हैं। तो उनका टोकन देने का अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति किसी दुविधा में है, किसी चीज का उसको ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान प्राप्ति करना चाहता है, तो तभी वो उसको टोकन प्राप्ति होते हैं। तो अगर आप वहां जाके बोलोगे कि मुझे टोकन कैसे मिलेगा, तो वो नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो टोकन के व्यापार करने नहीं बैठे, वो सिर्फ ज्ञान बांटने बैठे। उनका मेन उद्देश्य वो। तो ये जो अब मैं अभी इधर में ज्ञान टोकन ही संबोधन करके इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको जो एकांत प्राप्ति और कीर्तन के लिए टोकन चाहिए, आपको सुबह के 8 बजे वहाँ लाइन में जाके खड़ा होना पड़ता है और 8 बजे से 9 बजे तक वहाँ टोकन के लिए, ये टोकन सिस्टम के लिए वो टोकन बांटेंगे ना बांटेंगे, आपको प्राप्ति होगा ना होगा, वहीं जाकर आपको फिक्स होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपके पास कोई दुविधा है, कोई प्रश्न है, तो प्रश्न आपको लिख कर उधर लेकर जाना पड़ता है और वहाँ जो महाराज जी नहीं पढ़ेंगे वो प्रश्न, पहले वहाँ जो महाराज जी के सेवादार है, वो सेवादार वहाँ आपके प्रश्न पढ़ेंगे और अगर उनको वो प्रश्न औचित्य लगा, ठीक लगा और कोई आध्यात्मिक रिलेटेड लगा, तभी वो आपको टोकन देंगे। अगर आपने वैसे जो मन लगा वो लिख दिया, आपने पर्सनल इश्यूज लिख दिया, उसको कोई आध्यात्मिक से कोई रिलेटेड ही नहीं है, तो आपको टोकन वैसे नहीं मिलेगा। सो आपका जो इसका मतलब क्या है कि आपको सच्ची में कोई ज्ञान प्राप्ति करने, जिस आदमी को सच्ची में कोई ज्ञान प्राप्ति करने, वो तो सच्ची एक क्वेश्चन लिखेगा, वैसे जो मन लगा वो क्वेश्चन तो नहीं लिखेगा। तो इस टोकन का अर्थ है कि अगर आपको सच्ची में ज्ञान प्राप्ति करनी है, तभी आपको दर्शन मिल पाएंगे, तभी आप वैसा प्रश्न लिख सकेंगे। कि क्योंकि आप गूगल में सर्च करोगे, आप बनावटी प्रश्न लिखोगे, तो वो सेवादार वहाँ वहीं पे पकड़ देंगे आपको। ये सिर्फ महाराज जी के दर्शन के लिए कुछ भी लेकर लाए, तो वो तभी आपको वो पढ़ के आप वो बुझ जाएंगे कि वो सच में इस आदमी को ज्ञान प्राप्ति करना है या सिर्फ महाराज जी के दर्शन के लिए वो आधारित प्रश्न लेकर आए, वो सेवादार वहीं वो पकड़ लेंगे। तो अगर आपको टोकन सब प्रश्न उनको सही लगा तो आपको आगे जाने के लिए बोल देंगे, अगर प्रश्न गलत लगा तो आप वहीं से उनको रिटर्न कर देंगे और बोलेंगे कि पद यात्रा में महाराज जी के दर्शन कर लो, आपके पास कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है। तो मैंने आप एक प्रश्न लिखा था मुझे कर्म योग के बारे में, एक कोई आप बता सकते हैं क्या प्रश्न था? जी नहीं, ये मैं अपने पास ही रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उसका उत्तर भी वहाँ मिल चुका है और ये मेरा पर्सनल कर्मयोग के बारे में एक दुविधा था, तो मैं अपने पास ही रखूंगा। मुझे ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है उस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जहाँ पर प्रश्न को लेकर बात की गई थी, सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो भी भक्तगण आना चाहते हो और आपका कोई सवाल है, आप कोई दुविधा में हो, परेशानी में हो, लेकिन कुछ लोग भक्तगण क्या करते हैं, आपका कोई सवाल नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार का सवाल है, हम वो लेके जाएंगे। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ऐसी गलती आप कभी ना करें। आप जिस लाइन में लगोगे, आपने इतने घंटे का समय दिया है, वहाँ पर आपको जाके सख्त मना कर दी जाएगी, क्योंकि आपका प्रश्न नहीं किसी और का है। अगर जो व्यक्ति का प्रश्न है वही व्यक्ति आए, ना कि किसी और व्यक्ति का पर्ची या क्वेश्चन लेके आप बिल्कुल ही ना आए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलता है। आप इसलिए खुद का कोई सवाल है, खुद का कोई क्वेश्चन है, आप परेशानी में चल रहे तो आप वो पूछ सकते हैं। इसके बाद में जैसे भैया ने बताया, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है कैसे क्या रहता है ना। आपको इस तरीके का आपको टोकन मिलता है जो कि सत्संग कीर्तन का रहता है, और जो भी आपके जो सवाल रहते हैं आप अपने तक रखिए और ज़्यादा लोगों तक मत बताइए। जैसे कि भैया को जो सवाल था उसका राइट आंसर उनको मिल चुका है, और कल ही भैया सुबह मॉर्निंग में इन द मॉर्निंग वहाँ पहुँच जाएंगे और गुरुजी के धाम जहाँ पर सत्संग कीर्तन होगा तो वो सब भाग्य उनको मिल पा रहा है। एक बंदा नेपाल से लेकर इंडिया आता है और इंडिया में वृंदावन धाम पहुँचता है। ये सारी जर्नी उन्होंने एक्सप्लेन की। सबसे पहले ये टोकन 2025 में है, और इससे पहले का टोकन इस तरीके का रहता है, उसका कलर कैसा है, उसका लोगो कैसा रहता है, नाम मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे रखा हुआ है, बताइए।
आप देख सकते हैं इस सन 2024 का है, यानी प्रीवियस ईयर्स का है, जो कि इस तरीके का टोकन मिल जाता है। इसमें कोई भी डेट या कुछ भी नहीं रहता है, सिंपल इस तरीके का टोकन रहता है। और ये है आपका टोकन, जिसमें आपको डेट भी दिया रहता है और आपको कौन सा टोकन मिला हुआ है सब कुछ। और इसमें आप जब आ रहे हो, ठीक है, टोकन लेना है, लेकिन आपको आइडेंटिटी अपनी लानी है, यानी कि आधार कार्ड आपको अवश्य लाना है, तभी आपको टोकन मिलेगा जी। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और ये टोकन किस तरीके का रहता है, अगर आपको एकांतिक टोकन चाहिए वो भी। और आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। और कल हम आपको इन्हीं भैया के थ्रू वहाँ का एक्सपीरियंस आपको बताते हैं। जी। और सुबह 8 बजे से 9 बजे तक वो ये टोकन का वो देने ना देने में फैसला कर दे, पर इसके लिए वो 8 बजे आप जाएंगे तो आपका नंबर नहीं आएगा। वो भक्तजन सुबह 4 बजे से जाके लाइन में बैठे हैं। जब अच्छा, 4 बजे से? मैं उन्होंने मुझे 8 बजे बुलाया था। अच्छा। मैं वहाँ 5 साढ़े 5 बजे पहुँच गया था। तो लगभग 25 से 30 लोग के पीछे पड़ गया। 5:30 बजे उन्होंने 8 बजे बुलाया था। तो अगर आप 8 बजे बुलाने के बाद 8 बजे ही जाएंगे तो आपको तो 100-150 लोग के पीछे पड़ना पड़ेगा। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतना आगे जाइए और वो लाइन में खड़े होंगे, तो अभी आपके टोकन मिलने का गारंटी फिर नहीं है। अगर आपका प्रश्न एकदम वैलिड है तभी आपको टोकन देंगे, पर अपने प्रश्न उनको बताने के लिए पहले चांस मिलेगा अगर आप पहले जाएंगे। पर ये है कि पहले बैठने वाले का अगर प्रश्न पहले चांस मिल गया तो उसका प्रश्न अगर वैलिड नहीं है तो उसका रिजेक्ट हो जाएगा। अंतिम में 200 नंबर में बैठने वाले का टोकन मिल सकता है। वो टोकन किसको मिलेगा आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अगर आप जल्दी जाके आगे बैठेंगे तो आपका प्रश्न जल्दी आपने वो एक्सप्लेन कर पाएंगे वहाँ के सेवादारों को। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे श्री हरिवंश। आज है नेक्स्ट डे और आज के दिन हम बात करने वाले हैं कि अभी जो टोकन मिला था कल की डेट में, जैसे कि आपने प्रीवियस नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा, तो आज हम बात करने वाले हैं उसी टोकन में मिला था। और एंट्री जब हुई थी तो उस दौरान क्या एक्सपीरियंस रहा अभी हम जानते हैं, बाकी का आप बताइएगा। क्या आप वहाँ पे जाने पर कैसा क्या लगा और क्या अनुभव रहा वहाँ का। और सत्संग में जैसे आप बैठे तो गुरु जी के साक्षात दर्शन करने का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर किसी की नसीब में नहीं हो पाता वो चीज़ आपको प्राप्त हुई। थोड़ा उस चीज़ की एक्सपीरियंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। तो मैं शुरू से बताता हूँ, मेरे पास टोकन था। तो कल क्या हुआ, जब हम टोकन ले रहे थे तो उन्होंने हमारा आईडी कार्ड का आईडी नंबर और कहाँ से आया सब वो डिटेल भी रख लिया था टोकन के साथ साथ में। तो तभी उन्होंने हमें टोकन दिया था। तो जब मैं आज वहाँ गेट पे पहुंचा अंदर एंट्री करने के, तो उन्होंने मेरा पहले तो सिर्फ टोकन ही देखा, अगर टोकन है तो उधर से अंदर जाइए और अगर टोकन नहीं है तो जाने नहीं दे देते। तो मैंने टोकन दिखाया और वो मुझे अंदर जाने दिए। फिर उसके बाद जो कीर्तन के अंदर बसने वाला दूसरा गेट जो होता है, जो मेन गेट जहाँ से हम वो सत्संग में जा सकते हैं, पीछे वाला गेट या आगे वाला? आगे वाला गेट में सिर्फ आपको टोकन दिखाकर आपको अंदर जाने देते हैं। और जो मेन गेट है जहाँ से हम कीर्तन में जाना है, उधर टोकन सिर्फ टोकन नहीं देखते, उधर टोकन के साथ साथ अब वो आपको पूछते हैं आपका नाम क्या है। तो कल जो उन्होंने रिकॉर्ड में बनाया था वो उनके पास वो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड में देखता है वो नाम है कि नहीं है। फिर वो आईडी भी मांगते हो, आईडी मैच होता है कि नहीं है। अगर आईडी मैच हो गया और टोकन भी है, दोनों चीजें, तो तभी वो आपको अंदर एंट्री करने देते हैं। तो वैसे आपको अंदर एंट्री करने का मौका मिलता है जी। और वहाँ पर जैसे आप एंट्री हुए तो आपने क्या नज़ारा देखा, उस चीज़ को एक्सप्लोर करिए ताकि सभी श्रद्धालु ये जान पाए और जब वो आए तो वह चीज़ अपने साक्षात इन नेत्रों से देख सकें। तो वो एंट्री करने के बाद अंदर का जो माहौल था वो तो अब मैं शायद अलग तब वो अनुभूति तो मैं खुल के आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो जब अनुभव करेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। वो एकदम ही वो थोड़ा इमेजिन करिए उस चीज को। एकदम दिव्य माहौल था, मैं कहूँगा एकदम ही दिव्य माहौल था। सारे भक्तजन वहाँ बैठे थे। वो लुक लाइक हेवन, इट लुक्स लाइक हेवन। सो एकदम आनंद महसूस हुआ। भजन कीर्तन सब गा रहे, कोई नाच रहे, कोई झूम रहे, किसी को कोई दुख दर्द माया मोह सब त्याग कर वहाँ सिर्फ भगवान प्रति समर्पित होके वो देख रहे, वो कीर्तन भजन सुन रहे और भजन संग संग गा रहे। तो वो एक्सपीरियंस एकदम नेक्स्ट लेवल का था। वो शायद मैं कैसे बताऊं, जब आप वहाँ जाके अनुभव करेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। और मेन बात तो
क्या हुआ कि हमारे महाराज जी का स्वास्थ्य स्थिति थोड़ा आज रात्रि में नाजुक दर्शन नहीं हुए। खराब होने के साथ वो पैदल यात्रा भी नहीं गए थे और उधर भी वो नहीं आए थोड़ी देर तक। वो क्या बोल दिया कि वो सेवादार ने आज महाराज जी नहीं आ पाएंगे, तो सभी निराश थे उस वक्त तक। कीर्तन खत्म होने वाला था तब भी महाराज जी नहीं आए। वो सेवादारी और हम सब और दूसरे महाराज मिलकर गा रहे थे। तो अंतिम में क्या हुआ, जब कीर्तन खत्म होने से 20 मिनट पहले अचानक महाराज जी ने उधर एंट्री कर दी। वो एकदम किसी को वो आएंगे वैसा नहीं लगा था, पर वो आ गए क्योंकि इतने दूर से भक्तजन आते हैं, तो जैसे तैसे करके एक बार दर्शन लेने के लिए आते, तो उनको भी शायद वही लगा होगा। फिर वो जैसे तैसे करके विराम होने के बाद भी दर्शन लेने के लिए आ गए। तो वो जब एंट्री किया तो उनके एंट्री के बाद का वहाँ का माहौल तो फिर पूरा चेंज ही हो गया था। सब भक्तजन एक साथ खड़े हो गए, पूरे ताली बजा के महाराज जी का वो दर्शन किया, भव्य स्वागत किया। और एकदम उसमें राधे राधे नाम पूरी दीवार में गूंज रही थी, राधे 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 राधे। फिर महाराज जी उधर बैठे और उन्होंने थोड़ा प्रवचन दिया अपना जीवन उपयोगी जो शब्द है उनके, वो सब बोले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और उन्होंने दर्शन दिया। फिर वो दर्शन पाके अब हम सब एकदम प्रसन्न और मैं भी एकदम धन्य महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आज रात्रि की बात की जाए तो हम रात्रि की 2 बजे से लेकर सभी भक्तों और हम भी सभी श्रद्धालुओं के साथ में ऐसी उम्मीद और अर्सी थे कि अभी हमें गुरु जी के बस 5 से 10 मिनट में दर्शन होने वाले हैं। लेकिन गुरु जी का किसी कारणवश से स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने की वजह से गुरुजी आज रात्रि तक नहीं आ पाए और हम पूरा रात्रि भर जागते रहे। इवन ये कहें समथिंग 5:30 बजे तक हम गुरुजी का इंतजार करते रहे, लेकिन गुरुजी नहीं आ पाए। लेकिन जब गुरुजी का पता चला कि गुरुजी आ गए, जब हम केलीकुंज पहुंचे तो वो पीछे के अपोजिट गेट से वहाँ पर एंट्री कर गए। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा और हम भी यही प्रार्थना कर रहे थे, यही प्रेयर कर रहे थे राधा रानी से हमारे पूज्य गुरुजी का स्वास्थ्य एकदम सर्वश्रेष्ठ बहुत अच्छा करना, ताकि जो श्रद्धालु जिस भाव से जिस उम्मीद से आ रहे हैं वो पावन दर्शन कर पाए। और जैसे कि आपने कल बताया था जो टोकन स्कैम चल रहा था, थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। जी हाँ, मैं भी अब नेपाल से आया हूँ पहली बार, तो मुझे भी सब कुछ नहीं मालूम था। तो सभी दर्शक भी जो पहली बार इधर आते हैं, बहुत से लोग बोलते होंगे आपको जो रास्ते पे मिलते होंगे। अक्सर क्या होता है केलीकुंज के आप पास में जाओ किसी से पूछोगे तो बहुत से लोग एक गारंटी लेते हैं कि हम आपको टोकन दिलवा देंगे, हम आपको एकांतिक टोकन दिलवा देंगे, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, और वे कुछ चार्ज भी करते हैं। लेकिन आपको करना क्या है थोड़ा सा ये भैया बताएंगे, बाकी का चीजें हम बताने के लिए रेडी है। बाकी का आप बताइए। हाँ, तो ये क्या करते हैं स्कैमर, वो मुझे भी मालूम नहीं था वो स्कैमर है। उसने शायद मुझे नोटिस किया था, अकेला चल रहा है, सब देखा था, मुझे लगभग 15-20 मिनट से नोटिस किया था, तो उसको मालूम चल गया। तो अचानक वो एक आदमी आया मेरे सामने और फोन में बातें कर रहे हैं, हाँ मेरे पास टोकन मिल चुका है, ये सब वो मुझे सुनाने के लिए बातें मेरे संग चलने लगा। क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा था कि आपको भी उसकी नीड है और मैं जिस प्लान से आ रहा हूँ तो वो प्लान आप तक पहुँचे। तब मुझे केलीकुंज वो आश्रम किधर है वो भी मालूम नहीं था। तो मैंने क्या सोचा कि वो ये भाई का तो टोकन मिल चुका है, तो इनसे ही पूछ लेता हूँ किधर है। वो चाहता भी वही था कि मैं उससे बात करूँ, टारगेट आप ही बन गए। वही हो गया। मैंने उससे पूछा भाई केलीकुंज का रास्ता कहाँ है, उसने कहा हाँ मैं भी वही चल रहा हूँ भैया, मेरे साथ चलो। फिर यहाँ से शुरू हुआ इसका स्कैम, और उन्होंने अब बताने लग गया ये ऐसा है, ऐसे प्रभु जी ऐसे करते हैं, महाराज जी वो ऐसे टोकन मिलता है। और वो क्या बोलने लगा मेरे पास टोकन है, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं मेरा भाई बोल के संग ले जाऊंगा एकांतरित वार्तालाप करने के लिए, आप फिक्र मत करें टोकन मिल जाएगा। वो ऐसे बात करने लगा। फिर वो मुझे क्या बोलने लगा कि चल पहले वहाँ जाने से पहले शुद्ध होना पड़ता है, इसलिए गंगा के घाट चलते हैं, वहाँ फिर स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद आप हम वहाँ जाकर महाराज जी के दर्शन कर लेंगे। तो उसका प्लान क्या था कि जब मैं स्नान करने जाऊं परसों तो उसको सब, क्योंकि अकेला हूं तो सामान तो वही रख देगा, तो वो जब स्नान करने अंदर जमुना में जाऊंगा तो वो मेरा सारा सामान लेके भाग जाएगा। पहली बात तो यहाँ पे गंगा मैया नहीं है, यमुना जी है। तो उसका जो फोकस था कि आप वहाँ पर यमुना जी में स्नान करें, उसको ये भी मुझको पता नहीं है कि गंगा जी है, उसको यमुना जी का मालूम नहीं है। जैसे आप स्नान करो और कब हम आपका बटुआ जो कपड़े हैं वो लेके भाग जाए, यही मकसद था। जी जी, तो मैं अब बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ, इसलिए मुझे स्कैमर के बारे में नॉलेज थी, इसलिए मैं पहचान गया उसको। और वो क्या बोलने लगा कि अंदर महाराज जी गुरु दक्षिणा देंगे, वो उल्टा बोल रहा है। गुरु दक्षिणा तो जो भक्त है वो गुरु को दक्षिणा देने के लिए गुरु दक्षिणा बोलते हैं, उसको मालूम नहीं है क्या बोल रहा है। वो कह रहा है अंदर गुरु जी आपको गुरु दक्षिणा देंगे, फिर वो गुरु दक्षिणा आपस में बांट लेंगे। वैसे मुझे फंसाने के लिए वो कुछ बोल रहा था, पर वो
खुद समझ में नहीं पा रहे थे वो क्या बोल रहे हैं, उसको मालूम ही नहीं गुरु दक्षिणा का मतलब क्या है। तो मैं उस उसी वक्त समझ गया कि ये स्कैमर है। तो मैं उसको क्या बोला, ठीक है आप फिर जाइए गंगा घाट में, वो जमुना घाट में आप स्नान कर दीजिए, मैं सामान आपका बोल रहा हूँ, इसके बाद मैं जाऊँगा ये सब। वो कहता है मुझे शर्म आती है, साथ में चलते एक अकेले नहाने में शर्म आती है। तो मैंने अकेले नहाने में शर्म आती है, वाह क्या आदमी है। फिर वो तो 100% हो गया स्कैमर है, मुझे पहले ही मालूम चल गया था स्कैमर है। अच्छा। और उसके बाद मैंने उसको डायरेक्ट बोल दिया और उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि अगर इधर 1 मिनट और रुके तो मैं 100 डाल करके पुलिस के इधर बोला दूंगा, इधर से निकल जा। तो फिर वो ये सब आ कि हाँ उसको पता चल गया इसको मालूम है, तो वो वहाँ से तुरंत भाग चला। और ऐसे ही जब मैं 2-3 घंटे बाद रास्ते में चल रहा था तो दूसरा आदमी सेम यही बात दूसरे और भक्तजन को जो घूमने आए उनसे कह रहा था। तो मैंने उनको जाके कहा ये सब स्कैम है। तो इससे क्या मालूम पड़ा कि मेरे को ये जो टोकन वाला मेरे पास है आपको दिला दूंगा, ये वाला स्कैम ये वृंदावन में बहुत ही ज्यादा स्कैमर है और ये स्कैम करने की कोशिश करते हैं। तो इससे आपको सतर्क रहना है। बिल्कुल, जैसे कि आप जब आओगे ना अपने परिवार के साथ, देखो आप एक उम्मीद लेके आते हो, आप भी कहीं ना कहीं जल्दबाजी में रहते हो कि कब हमें गुरुजी के दर्शन करें। देखिए गुरुजी के दर्शन करना, चाहे कोई वीआईपी हो, चाहे कितना भी रिच हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, सब गुरुजी के लिए सब इक्वलिटी रहते हैं, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं रहता। आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा, आपको कष्ट परेशानी उठानी पड़ेगी गुरुजी से मिलने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी आओ जल्दी में सब कुछ हो जाए, ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला है। और जैसे भैया को जो चीज फोकस की गई है, उन्होंने पता चला कि यहाँ पे स्कैम होता है, तो मैं आपको बता दूं एक्चुअली में ये सब होता है। और जैसे एक चोर का ध्यान रहता है किसी पॉकेट पे या उसके ऊपर से लेके नीचे तक वो सारा चीज जज कर लेता है, ये पैसे वाला है, इसको कैसे चुराना है, क्या बातों में फंसाना है। उसी तरीके से टोकन जो स्कैमर होता है उसको पता रहता है इसको नीड है। तो मैं यही चीज कहूंगा, आप अकेले आ रहे हैं, परिवार के साथ में आ रहे हैं, दोस्तों के साथ में आ रहे हैं, अगर ऐसा कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं आपको 100% टोकन दिलवा दूंगा, मैं ऐसा करवा दूंगा, मैं गुरुजी से मिलवा दूंगा और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आप उसके झांसे में मत आइएगा। अगर आप आते हैं तो आप उसके शिकार होते हैं, इसमें कोई जिम्मेदार नहीं रहेगा, ना कि वृंदावन ना कि गुरुजी। देयर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपकी जिम्मेदारी आप तक है, सावधान रहिएगा और अपने आप को बचाव कीजिएगा। और आप गुरुजी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो गुरुजी के दर्शन आप खुद कीजिए, ना किसी से हेल्प मांगे। क्योंकि देखो आप ये चीज करो तो आपके साथ में 100% ये चीज होंगी, क्योंकि इन भाइयों के साथ में वही चीज घटना हुई। लेकिन अगर आपको उस चीज का मालूम है तो आप उससे बच सकते हैं, नहीं मालूम है तो आप उसके शिकार हो सकते हैं। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको टोकन की जो प्रोसेस रहती है, किस प्रकार से टोकन मिलता है और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है और वृंदावन में आते समय हमें किस लोगों से बचना है। तो रिमेम्बर दैट, यही कहूँगा आपको फ्रॉड और स्कैम करने वाले लोगों से बचना चाहिए। So my Hindi fluency was little bad, I think. So there might be a communication gap. But I want to share my experience in 2-3 words. So it was a very divine and once in a lifetime experience that I got the opportunity to be here and meet Maharaj Ji and do all the worship to different deities and God here. And it was a very honor to meet Suraj Bhaiya also. He helped me a lot and he gave me every information that I would have required to travel and roam around Vrindavan, and I am very thankful for that. And if you ever come to Vrindavan, then you can contact him. He will guide you and he will help you in every aspect of the travel, and that's it. So thank you, Mr. Suraj. मोस्ट वेलकम। राधे राधे। राधे राधे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।